दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ में हैं आशीष जैन, जो कि केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं रेडियो कुमाऊं वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो रेडियो कुमाऊं वाणी में एक बहुत नए अनुभव के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये जो प्रयास है कम्युनिटी रेडियो का, ये लोगों तक पहुंचने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। इन पहाड़ों में जहां आवागमन बाधित होता है, दुर्गम होता है, आना जाना मुश्किल है, वहां अपनी बात को आसानी से पहुंचाने का कुमाऊं वाणी एक बहुत अच्छा तरीका है। इस प्रयास के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस है, तो अगर पूरे इकोसिस्टम को नज़र रखें और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल सही। उत्तराखंड तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये देवभूमि है। मुक्तेश्वर स्वयं एक पवित्र स्थान है। पर्यावरण हम सबके चारों तरफ का जो आवरण है, हम इस शब्द को समझ लें कि परिजोर आवरण, चारों तरफ जो आवरण है वही हमारा पर्यावरण है। इससे हम घिरे हुए हैं। पर्यावरण से बाहर हम हो नहीं सकते हैं। और एक बहुत आसान सी बात है जिसे हर मनुष्य को समझना होगा कि जहाँ जहाँ प्रकृति की लय बिगड़ेगी वहाँ प्रलय जरूर आएगी। तो हम सबका सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हम अपने पर्यावरण को उसके जितने अधिक मूल रूप में सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं उतने ही हम सुरक्षित हैं। यहाँ से जो हमें प्राणवायु मिलनी है, ऑक्सीजन मिलनी है, वो इसी पर्यावरण से मिलनी है। यहाँ आकर मैंने महसूस किया जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ की तुलना में पहाड़ों का जो पर्यावरण है बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो हम लोगों का डेवलपमेंट जो सिस्टम है विकास करने का, या विकास की अवधारणा जो है, और उससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इकोसिस्टम में, पूरे पर्यावरण में, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ रहा है। और ज़रूरत भी है, डेवलपमेंट की ज़रूरत भी है और पर्यावरण को भी बचाना है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल तो नहीं हो सकती, या तो विकास होगा या फिर पर्यावरण बचेगा। तो इस बीच के द्वंद्व को कैसे कम किया जाए ताकि हम आगे भी बढ़ सकें और इकोसिस्टम या पर्यावरण भी हमारा सेफ रहे, तो ये कैसे संभव हो सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। संभव सब कुछ है, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। और ये स्वाभाविक है कि हम 21वीं सदी में हैं तो हम बैलगाड़ी में तो नहीं चल सकते, लेकिन इसके लिए हमें कुछ विकल्प तलाशने होंगे जिन पर बहुत तेज़ी से काम हो भी रहा है। आपके यहाँ टेरी भी इसमें में ऊर्जा के संबंध में कार्य कर रहा है। हम विकास करें, मैं एक छोटे छोटे कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। हम गाड़ियाँ चलाएं, ऊर्जा का उपयोग करें, लेकिन एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग हमें निकालना होगा। क्योंकि विकास के लिए विनाश करना ये तो मूर्खता है। दूसरी चीज़ इसके साथ, इसके लिए हम सिर्फ प्रकृति को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपनी जीवनचर्या को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम बीच का रास्ता निकालें, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें। ऊर्जा का जहाँ हमें उपयोग करना है, जो हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की बात है, उस पर ध्यान दें। ईंधन के रूप में हम पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करके जो बायोफ्यूल है उनकी तरफ बढ़ें, सीएनजी की तरफ बढ़ें, और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ना करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, हम यदि बहुत ज़रूरी हो तो हम एक पेड़ काटें तो हम ये संकल्प लेकर काटें कि उसके बदले में पहले हम 10 पेड़ लगाएंगे। और सिर्फ पेड़ लगाएंगे नहीं, उन पेड़ों की को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। धीरे धीरे हम जिस विकास की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भले ही जीवन जीने की शैली हो, भले ही खेती करना हो, जो भी है, हम देखते हैं कि आज पंजाब का उदाहरण बार बार दिया जाता है पूरे देश में कि खाद्यान्न के मामले में बहुत आगे है। लेकिन जब हमने पंजाब वालों से बात करी तो वो कहते हैं कि पंजाब केमिकल के ढेर में है और इतना ज़्यादा कैंसर प्रभावित लोग हैं वहाँ पर। एक ट्रेन चलती है जालंधर को, तो उसको कैंसर ट्रेन ही कहते हैं लोग।
वो क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल है कैंसर का। तो यहाँ भी ये चीज़ें इंटरवेंट कर गई हैं, इंटरविंग हो गई हैं और लोग हाइब्रिड्स केमिकल आधारित खेती कर रहे हैं। तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं ताकि हमारा जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो भी बची रहे और पानी भी दूषित ना हो और हमें एक स्वच्छ ऑर्गेनिक फूड मिल सके। लौटकर तो हमें वहीं जाना होगा। आपको शायद याद हो जब हम 80 और 90 के दशक की जो स्थितियां थीं, उसके पहले वो आर्थिक उदारीकरण से पहले भारत में सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही होती थी। 20, 25, 30, 40 साल पीछे जाएंगे तो वहाँ यूरिया का कहीं नामो निशान नहीं था, कोई उपयोग नहीं करता था। और धीरे धीरे हमें ये प्रचारित किया गया। एक मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं जिनको सिर्फ अपना व्यापार करना होता है। तो उस समय जो कंपनियाँ आई उन्होंने फसल उगाइए, ज़्यादा उगाइए, उत्पादन करिए, और मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक नया वो शुरू किया। और जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, हम ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग भले नहीं करते थे, लेकिन हम में से कोई भी जब हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती थी, घर में चूल्हे की जो राख होती थी वो पेड़ पे डाल देते थे और वो कीटनाशक का काम करती थी। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं इसके पहले देना चाहूँगा। जब शुरू में टूथपेस्ट आए थे तो लोग उनके एडवर्टाइजमेंट में दिखाते थे कोई नमक से कोयले से मंजन कर रहा है, और दूसरा एक फिल्म हीरो आके हमें ये टोकता है कि ये क्या कर रहे हो, दांत खराब हो जाएंगे। 20, 25, 30 साल का समय बीतते बीतते वही टूथपेस्ट कंपनियां हमें पूछने लगी क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। आज इतने साल हमें यूरिया का अनाज खिलाने के बाद अब बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाली साइट्स मार्केट में आ गई हैं। जो चीज़ें पहले हमें 5-10 रुपये किलो में सहजता से मिल जाती थी, अब वो 10 रुपये किलो की चीज़ हमें 200 रुपये किलो में मिल रही है, और यूरिया वाली चीज़ 20 रुपये किलो में मिल रही है। हम कैसे मतलब इस नतीजे पर पहुँचे, आम लोग कैसे ये कैलकुलेट कर पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं इस संदर्भ में। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई कि वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाओ, जैविक उत्पादन करो, लेकिन वही स्वामीनाथन आज से 20 साल पहले ज़रूरतों को देखते हुए हाइब्रिड की तरफ ले गए। तो वैज्ञानिकों का भी मुझे नहीं लगता कि वो सरकार की जैसी नीति होती है वही उनकी सोच होती है। क्या वास्तव में इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए क्या हम तटस्थ रह के नहीं कर सकते कि यही रास्ता है, आप कुछ भी करो, रास्ता सही यही है। मुझे लगता है कि साइंटिस्ट भी सरकार की नीति के अकॉर्डिंग ही अपने निर्णय लेते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, कुछ लोग जो सरकार से सीधे जुड़े हैं उनके ऊपर एक दबाव भी होता है और उनकी मजबूरी भी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इच्छा शक्ति की, और आज हमारे पास इतने सारे साधन संसाधन हैं कि हम सब अपना हित अहित भला बुरा सोच सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। और आज यदि वर्तमान संदर्भों में मैं बात करूं तो भारत सरकार भी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। कई बार कुछ चीज़ें मजबूरी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय में जिस एक ट्रैक पर हम चल गए हैं उससे पूरी तरह पीछे लौटना एकदम तो मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे लौटा जा सकता है। तो अभी बहुत तेज़ी से, जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने एक वो कहीं पढ़ा था और देखा भी कि नागपुर में वहाँ की जो म्यूनसिपल कमीशन है वो पूरी जो गाड़ियाँ हैं, म्यूनसिपल कमीशन की जितनी भी सरकारी वाहन हैं, उन सबको चलाने के लिए जो सीपेज का पानी और उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे निकलने वाली गैस को फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो जो सीपेज गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो आप भी यहाँ उस पर काम कर रहे हैं, और सीपेज ट्रीटमेंट। तो इस तरह के विकल्पों से सरकार भी प्रयास कर रही है। ज़रूरत है कि हम सब बहुत ज़्यादा सिर्फ सरकार पर ही निर्भर ना रहें, क्योंकि सरकार ने हम पर कभी दबाव नहीं बनाया कि हम अपने खेत में यूरिया ही डालें। सर, एक बिल्कुल सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरे चारों तरफ का वातावरण कैसा है उसको बेहतर और घटिया बनाने के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। सरकार तो कौन है? सरकार कोई मुख्यमंत्री है देहरादून में, मैं तो यहाँ सुनकिया गांव में रह रहा हूँ। तो यहाँ की ज़रूरतों को अनुकूल बनाना तो हम लोगों के हाथ में है, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतियाँ प्रभावित करती हैं।
एक तरफ ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया है उत्तराखंड को, दूसरी तरफ जितने भी आउटलेट्स हैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के, वहाँ से हाइब्रिड और कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। नीतियों का भी तो बड़ा प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरी एक चीज़ इसमें लेकिन हमें ये भी ध्यान देनी होगी कि कोई भी नीति सिर्फ कुछ लोगों को ध्यान में रख के नहीं बनाई जा सकती। नीति बनाने का जो भी मापदंड होगा वो एक सामूहिक मापदंड होगा। तो इसीलिए जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि मैदानी भाग और पहाड़ी क्षेत्र की ज़रूरतें अलग अलग थीं, बिल्कुल, तो ताकि जहाँ विकास हो सके तो उन ज़रूरतों के मुताबिक हो सके। और दूसरा, यदि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जन जागरूकता। कोई भी सरकार जनता के समर्थन के बिना नहीं टिक सकती है। और आज के समय में हम इंटरनेट का दौर है, हम विश्व से पूरे जुड़े हुए हैं, तो हम सबको ये चीज़ समझनी होगी। और एक स्वाभाविक चीज़ ये भी है कि हम यहाँ देखें कि जो नॉर्मल उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी तुलना में ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। तो अगर हमारे साथी यहाँ उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें और उसको जिस तरह से आपका एक टेरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा और जुड़कर समूह बनाकर बड़े लेवल पर अगर हम इसको सब मिलकर, एक आदमी तो अपने खेत का सामान नहीं बेच सकता, लेकिन 10 लोग मिलकर उसको कुछ प्रयास करते हैं तो दूर दूर तक हम उसे पहुंचा सकते हैं। सर, क्या कुछ ऐसे अनुभव, क्योंकि आप मैदानी भाग से आते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से, आप पहाड़ में हैं अभी, क्या कुछ ऐसे अनुभव जो आप वहाँ फेस कर रहे हैं और जो यहाँ आपको लगा कि हमारे लिए वहाँ चुनौती है लेकिन यहाँ पर वो ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती सकती हैं जिनको हमारे यहाँ के लोगों को संभाल के रखना चाहिए या बचा के रखना चाहिए? 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं करूँगा। सबसे पहली चीज़, हम सब जानते हैं जल ही जीवन है। यहाँ जो आपको पानी मिल रहा है वो आज के समय में अमृत है, तो इस अमृत को आप बचा के रखें। और दूसरी चीज़, इसको बचाने के लिए आपको इन पहाड़ों को, यहाँ की इन वनस्पतियों को, यहाँ के पर्यावरण को बचा के रखना होगा, नहीं तो इस स्वर्ग को नरक बनते देर नहीं लगेगी। आज ये देवभूमि है, यहाँ का तापमान आज आपको ऊर्जा संरक्षण भी कर सकते हैं। आपको कोई भी बिजली पंखे इन सब की ज़रूरतें नहीं है, फ्रिज कूलर की ज़रूरत नहीं है। और इस समय पूरा जो उत्तर भारत है, जहाँ मैदानी क्षेत्र है, वो किसी भट्टी या ओवन की तरह उबल रहा है और यहाँ बिना पंखे के चैन से रह पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ और यहाँ जिन लोगों से जो अनुभव मैंने सुने कि यहाँ का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप एक उस तरफ, उस दुर्गति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपको एक वार्निंग बेल है, अलार्म है ये, कि इस समय अगर आप सचेत हो गए और इसको बचा लिया तो आप आगे जीवन बचा पाएंगे, पर्यावरण बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे और इस देवभूमि को वास्तव में देवभूमि बनाए रख सकेंगे। क्योंकि प्रकृति भी हमारी माँ है, इसकी संरक्षण करने के लिए एक आपकी ओर से संदेश जा सकेगा पूरी दुनिया को कि हाँ, हमने इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी विकास के लिए विनाश नहीं किया, एक संतुलन बना के और जीवन को बचाए रखा और प्रकृति को बचाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हमारे श्रोताओं के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से कुछ न कुछ हमारे लिसनर्स ग्रहण करेंगे और इस धरा को स्वच्छ और अपने माफिक बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।